नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ जहां बातें होती है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। ये वो प्रोग्राम है, इसलिए आप हमें देखते हैं, हम आपको बताते हैं वो जो कोई और आपको नहीं बताता, इसलिए तो आप कहीं और जाते नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम में मेहमान भी खास हैं, मुद्दा भी खास है और बड़े देश के लिए बड़ा अहम मुद्दा है जिस पर आज हम लोग बात करेंगे। कहने की बात नहीं, वाकई देश के लिए बहुत ज्वलंत मुद्दा है। ऐसा विषय आज हम लोगों ने उठाया है। मैं मेहमानों से आपको मिलाऊंगा, रिवायत के मुताबिक दो शब्द कहने जा रहा हूं, उसी में आप समझ जाएंगे कि आज का मुद्दा क्या होने जा रहा है। ये राहत इंदौरी साहब का एक शेर बड़ा फेमस हुआ था। उन्होंने कहा था, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद जहां हर छत पे है, सूरज हर आंगन में है, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। पंजाब मेरे सामने बैठा है आज इस प्रोग्राम में। एमएस बिट्टा साहब, दुनिया उनको जानती है, देश के लिए, सोसाइटी, समाज के लिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए, हमारे जवानों के लिए खूब बोलते हैं, करते हैं। उनकी पूरी जिंदगी, ये पूरा जिस्म जो है, ये वतन के नाम है। सर बहुत 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 अच्छा लग रहा है मुझे आज आप मेरे सामने बैठे हैं। और बीजेपी से, ये आज हालांकि बीजेपी वाला मामला नहीं है यहाँ पर, लेकिन सरदार आरपी सिंह साहब हमारे साथ है, पंजाब की मजबूत आवाज। सर बहुत स्वागत है आपका। गुरु फतेह आपको जी। सर और प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे, सर बहुत स्वागत आपका भी। सर मैं आपके शेर पर एक जवाब दूं। शेर का जवाब शेर से नहीं है, तो एक बात ध्यान रखना जी, जो इंदौरी साहब ने कहा, पंजाब एक इमोशन है। बिल्कुल, पंजाब राज्य नहीं है, पंजाब कोई स्टेट नहीं है, पंजाब पूरा का पूरा पंजाब इमोशन है। बिल्कुल। और जिस दिन ये समझ आ जाएगा तो उस दिन सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। और ये तस्वीर भी दिखा दीजिए ज़रा, यहाँ जो आज हमारी वॉल पर तस्वीर लगी हुई है, ये भी दिखा दीजिए ज़रा। नीचे लिखने को हमको लिखना पड़ता है कुछ मोदी और सिख, लेकिन मोदी साहब की बात हम आज क्यों कर रहे हैं, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा जब बीच प्रोग्राम में हम लोग पहुँचेंगे। शुरुआत पॉलिटिक्स से होती है हर बार हमारे इस शो में, हम कोई ना कोई पॉलिटिकल मुद्दा उठाते हैं। आज मैं पॉलिटिक्स से ज़्यादा सोसाइटी की बात करनी है, पंजाब की जब हम बात करेंगे समाज की बात ज़्यादा करनी है। लेकिन हाँ, मैं इस इलेक्शन से ज़रूर शुरू करना चाहता हूँ। क्या हो गया सर, सरबजीत सिंह खालसा, इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का बेटा, 70,053 वोटों से जीत गया, लोकसभा का एमपी बन गया। अमृतपाल सिंह, जो खुद कबूल करता है कि मैं खालिस्तानी हूं, मुझे खालिस्तान चाहिए, इस वक्त जेल में बंद है असम की। उसने जेल से चुनाव लड़ा, वो 1,97,000 से लगभग 2 लाख वोटों से जीत गया। कौन भेज रहा है इनको हमारी संसद में, कौन इनको वोट दे रहा है? बिट्टा साहब। देखो, मेरा बचपन, मेरी जवानी और जिंदगी का ये सफर, गोलियां, बम, अस्पताल, खून, बहनों के सुहाग उजड़ते हुए, बच्चों को यतीम होते देखते हुए, बरसों के अंदर जब एक समाज के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को, मेरे भाइयों को गोलियों का निशाना बनाया जाता था, सिख भाइयों को छोड़ दिया जाता था, जिस सरदार के सिर में, साहब के सिर में पगड़ी भी नहीं होती थी, हिंदू समझ के उसको मार दिया जाता था। और बच्चों ने नीचे डीजल पेट्रोल नहीं, मैंने खून के तुपके निकलते हुए देखे हैं। और पुलिस स्टेशन के अंदर लाशों पे लाश, लाशों पे लाश, जैसे भेड़े बकरियों की तरह मैंने आंखों में अपने आंसू देखे, परिवारों को रोते हुए देखा है। अपने साथ हुए बम, अमृतसर में चले 35 लोग शहीद होते देखे हैं, जवानों के शरीरों के टुकड़े उड़ते उड़ते देखे हैं, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल को जाते जाते तारों में लटकते देखे हैं। आतंकवाद को देखा है, लाया कौन? सवाल आज तक इस तरफ हम नहीं जा सके कि पंजाब को बर्बाद करने वाले कौन थे, पंजाब के अंदर गंदी राजनीति करने वाले कौन थे, पंजाब के अंदर वोट की राजनीति करने वाले कौन थे। जिस पार्टी में हम थे, हमने एक व्यक्ति को तैयार किया, कोई नाम ले ना ले, हमने एक भिंडरांवाले को तैयार किया। हम तो बच्चे थे, कांग्रेस पार्टी, हम तो बच्चे थे ना, हम तो संघर्ष करते थे, भिंडरांवाले को तैयार किया। क्यों? अकाली दल खत्म
और सदा राज करेंगे। वोट बैंक की खातर हमने पंजाब तबाह कर दिया, वोट बैंक की खातर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करा दिया, वोट बैंक की खातर 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया, वोट बैंक की खातर दिल्ली में 84 के दंगे हुए। इस सब की जिम्मेदार कांग्रेस? मेरी बात, वोट बैंक की खातर ब्लू स्टार ऑपरेशन हो गया, क्योंकि हरमंदर साहब को किला बना दिया, हरमंदर साहब में हथियार चले गए, बहनों के सुहाग उजाड़ करके 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करके हरमंदर साहब को किला बना दिया, जो पवित्र स्थान था, 4 दरवाजे, जहां हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई, आज भी नमस्तक वहां पे होता है। गंदी राजनीति। क्या आज तक व्हाइट पेपर जारी हुआ? हमें यह चर्चा करने की कभी ना जरूरत पड़े, जिस दिन यह चर्चा का विषय दुनिया के अंदर आ जाएगा कि आतंकवाद आया क्यों, उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियां, उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी, पर ठीक करने वाले कौन थे? बीजेपी, आरएसएस, अकाली दल का कुछ हिस्सा, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई। जब कहा हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें वोट नहीं चाहिए, हमें वो पंजाब चाहिए, पंजाब पाकिस्तान में नहीं, ठीक हुआ? राजनीतिक विल से ठीक हुआ और राजनीतिक गलतियों से पंजाब बर्बाद। सर मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने कहा, तो आपने कहा जिस पार्टी में मैं था वो जिम्मेदार पंजाब में आतंकवाद लाने वाली, वो जिम्मेदार भिंडरा वाले को लाने वाली कांग्रेस पार्टी। तो आपके सामने इसमें छुपाने की क्या बात है? बड़े सीनियर पत्रकार सामने बैठे, हाँ। आरपी सिंह जी बोलेंगे, कहेंगे ये तो बीजेपी वाले हैं, इनको पूछ लीजिए। मुझे आपकी बात से सर डर क्यों लगा अभी आप जब ये बात कह रहे थे? हाँ। मैं क्यों खटका मुझे? मैंने बात शुरू की अमृतपाल से, सरबजीत सिंह खालसा से, हाँ। और तुरंत आपका दिमाग चला, आपका मन चला गया आतंकवाद के दौर पे। यही तो हुआ। नहीं, मैं डरा इसलिए कि क्या हम उसी तरफ चलते जा रहे हैं अब दोबारा? चल गए, हो गया। अरे चलना क्या है? अरे खडूर साहब का मैं रहने वाला, मेरा वहां पे वैरोवाल गांव, ये खडूर साहब उसके बीच में आते हैं, वहीं से सिमरनजीत सिंह मान रहा। हाँ। पहली बात तो मैं अक्सर सवाल पूछना चाहिए मुझे, पहले आप पूछो मैं कौन हूं। पहले मैं भारतीय हूं, फिर मैं सरदार हूं इस भारत माता के लिए, जिसके लिए गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों में नहीं, और जिनके शहादत के जाम पिए। फिर ये हमारे जैसे पापियों के, हमारे धर्म प्रचारक कहाँ हैं जी? हमारे राजनीतिक लोग सिख समाज से कहाँ हैं जी? हिंदू बोले तो फिरका परस्त, हिंदू बोले तो आरएसएस, हिंदू बोले तो बीजेपी, हिंदू बोले तो नफरत। अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, जर्मनी के अंदर पैरों में रोदा जाता है, ये पगड़ी की आवाज क्यों ना उठे जी? क्या ये तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का नहीं है? क्या गुरतेज सिंह जिसने चाइना बॉर्डर के अंदर बंदूक के बगैर कृपान से चाइनियों को काट दिया था, तिरंगे झंडे में बॉडी आई थी? हमारे हृदय में तकलीफ ना हो जब तिरंगे झंडे के अशोक चक्कर पे कृपान निकाली जाती, हमारे सीने पे बाकियों को क्यों ना निकले? हम जिम्मेदार नहीं है? हिंदू बोले तो फिरका परस्त। बात करनी पड़ेगी स्पष्ट, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, भारत मां पहले भारत मां। सिख भाई को आगे आना होगा जिस तरीके से उस वक्त आए। इस वक्त पंजाब को बचाने की जिम्मेदारी सिख भाइयों की, आप कह रहे हैं? क्यों नहीं? जब पहले हम आए ना सामने, जब तिरंगे झंडे के पे पाड़ा जाता है अशोक चक्कर, तो मुझे बताइए, अला मेरी फेसबुक 4 दिन पहले की क्या किसी का बयान आता है? 2-4 होंगे आरपी सिंह जी जैसे सेकुलर होंगे जो कहेंगे पहले मेरा तिरंगा झंडा मेरी भारत मां। यार कमाल है। तिरंगे नहीं, वरना आपने कहा इनके जैसे होंगे। चाइना बाग का केस हुआ, हम आंदोलन के खिलाफ थे, आज से डिस्कशन करते रहे, तिरंगे झंडे थे। क्या किसी कौम के आदमी ने तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। हम आंदोलन के खिलाफ थे, हमारे सिर पे पगड़ी हो, सुंदर दस्तार हो, तिरंगा झंडा हमारे पैरों में अगर कोई रोता है तो हमारे पंजाब से, हमारे हिंदुस्तान से, तेरी हंसी की तैसी तिरंगा झंडा हमारे भारत की शान है, जो वाघा बॉर्डर के अंदर ऐंठ खड़ा होता है और लाहौर तक दिखता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट, हमारा गवर्नर हाउस, राष्ट्रपति भवन, पीएम हाउस, और हमारे तिरंगे को रोज रोदा जाता है। यार हमारे से बताओ किसकी आवाज उठी? बताइए मुझे। ये छोड़िए बाकी बातें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, पहले भारत माता की बात करें। भारत मां सुरक्षित है सर, तिरंगा झंडा सुरक्षित है, तो हम तो फिर वही सवाल कह रहा हूं, भारत माता की ऐसी बुलंद आवाज जहां से है, राष्ट्रवादी सोच वाले आइडियोलॉजी से आने वाले आरपी सिंह सरदार साहब जहां से हैं, वहां अमृतपाल जीत रहा है सर। देखिए सौरभ भाई, पंजाब राजनीति का शिकार हो गया है, और वो राजनीति जो अभी बिट्टा साहब ने कही, उसकी जड़ कांग्रेस है। 1970 के लगभग, जब 75 की इमरजेंसी के बाद
जब सिखों ने जेल भरे, सबसे बड़ा जो जेल आंदोलन हुआ, जो जेल भरने की संख्या थी पंजाब से थी इमरजेंसी में, मिस गांधी को लगा ये बड़ा नुकसान हो गया उनके लिए, इसलिए उन्होंने वहाँ पर किसी को खड़ा करना था अकाली दल के खिलाफ। संजय गांधी और कमलनाथ, और ये मैं नहीं कह रहा, जीबीएस सिद्धू जो उस समय रॉ के अफसर थे, उनकी किताब में दर्ज है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने इंटरव्यू लिए कि किसको हमने इनके खिलाफ खड़ा करना है, अकालियों के खिलाफ। अच्छा। 2 लोगों के इंटरव्यू लिए, उसमें से भिंडरावाला को शॉर्टलिस्ट किया और शॉर्टलिस्ट कर उसको प्रमोट किया। भिंडरावाला की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ के अंदर स्पॉन्सर की ज्ञानी जाल सिंह जी ने, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, ये मतलब ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। अब दिक्कत यह है कि अगर आप भस्मासुर खड़ा करेंगे, आप अगर समाज में अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए सब करेंगे, तो उसका नुकसान तो समाज भुगतेगा। कांग्रेस ने भी भुगता, समाज भी भुगता। मुझे अफसोस होता है कई बार कांग्रेस के मेरे दोस्त कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी शहीद नहीं, शहीद हुई और अपनी राजनीति के कारण से गई। अगर वह राजनीति ना करती, वह सब ना करती, तो शायद ये दिक्कत ना होती। उन्होंने आतंकवाद खत्म करने के लिए किया जो किया, और उसके बाद उन्हीं आतंकवादियों को शिकार हुई। तो क्यों खड़ा किया आतंकवाद? कौन सी आवाजें थी जो उस समय बोलती थी भिंडरावाला के खिलाफ? मैं स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था 1983 के अंदर। भिंडरावाला ने कॉल दे दी बायकॉट की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कि एग्ज़ाम बायकॉट करेंगे। मैं वहाँ उनसे मिलने गया और फिर आकर बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ खड़ा हो गया, क्या कहना दिमाग खराब हो गया, तेरे को जान से मार देंगे। अरे मैं कहा 64 यार बच्चों का भविष्य का मामला है, मैं आवाज़ ठीक उठाऊँ या चुप रह जाऊँ या गला घोट लूँ? और मैंने उनको ये भी कहा, मैं कहा, और मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं उनको मिलने गया, मैंने ये भी कहा उनको, मैं कहा ये हमारे कहते हैं घुरा, कहते हैं जो छोटे कमरे को, ये घुरे में बैठकर देश नहीं चल सकता। अगर ये देश जमहूरियत से चलता है, डेमोक्रेसी से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, वोट से चलता है। अगर आपको अपनी बात कहनी है, आइए ना, रामलीला के मैदान में कार्यक्रम करते हैं, आप अपनी बात कहिए, आपकी बात ठीक होगी तो लोग मान जाएंगे, पर लोग नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। सर ठीक, आप दोनों ने कहा कि आतंकवाद को भिंडरावाले में कांग्रेस ने खड़ा किया। नहीं, कांग्रेस ने खड़ा किया, ठीक है। अब वो दौर भी निकल गया, शांति आ गई, खुशहाली आ गई पंजाब के अंदर। मैं तो आज का पूछ रहा हूं ना सर, आज क्या हो रहा है? बात सुनो जी, आज ये रेडिकल लोग, आज ये सेपरेटिस्ट लोग, एंटी भारत लोग, ये कैसे जीत रहे हैं? बात सुनिए जी, बिल्कुल ठीक, कोई तो वोट दे रहा है ना। मैं बताऊं ना, 36,000 लोग 6 या 7 साल में, और 84 के दंगे, और हरमंदर साहब पवित्र, ब्लू स्टार ऑपरेशन होना, ब्लैक सिलेंडर होना, क्या सीखा हमने? मेरा तो बचपन, जवानी, अगला वक्त मेरा इसी में गुजर गया। हमने क्या सीखा? हम तो उसी स्थान पे खड़े हैं। मैं बेटा साहब की जो एक अंडर से आप आगे जारी रखना, बेटा साहब ने जो 36,000 लोग कहे, वो आज भी पीड़ा है पंजाब के अंदर जी। उसकी कोई बात करने वाला नहीं। 36,000 एक मिनट, और बात किसकी होती है? जिन्होंने मारा AK-47 लेके 36,000 लोगों को, और बिल्कुल इन्होंने सही कहा, 36,000 लोगों को कत्लेआम करने वाले, उनके लिए 1947 ही पंजाब, खास तौर पे सेकुलर सिख और हिंदू धर्म के लिए 1947 ही गांव के गांव एक पाकिस्तान अलग हुआ, हमने पंजाब देखा गांव के गांव। मेरे कई दोस्त ऐसे सरपंच थे गांव में, बड़े बड़े कारोबार, आड़ती, व्यापारी छोड़ के आज बिखर गया। माँ कहाँ, बच्चे कहाँ, बेटा कहाँ, फौरन चले गए। यार पंजाब उजड़ गया। आज उनको भेड़े बकरियां समझ लिया, और जिन्होंने अमृतपाल जैसे लोगों ने खालिस्तान के नारे दिए, तर 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 करके मार दिया लोगों को। आज पंजाब का सोशल मीडिया आग लगा रहा है, उनकी इंटरव्यू ले रहा है। जिसने लुधियाना के अंदर 10 करोड़ की बैंक की डकैती की, दलजीत बिट्टू, उसकी सोशल मीडिया इंटरव्यू लेता है। ये योद्धे थे, और जिनको मारा उनकी बात करने वाला कोई नहीं। सोशल मीडिया आज का, पंजाब का सोशल मीडिया, चैलेंज करता हूं इनको, आओ मेरे साथ 1 to 1 करो। अरे योद्धे कहते हैं जिन्होंने 36,000 लोगों को मारा। मैं सीधे पूछ रहा हूं, छोटी सी बात जोड़ दें इसमें। देखो, आज भी कैरेक्टर नहीं बदले। आज भी राहुल गांधी कहता है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, और एग्जैक्टली वही बात अमृतपाल पकड़ता है। एग्जैक्टली वही बात आप गूगल सर्च मार लीजिए, उसके भी बयान हुए मिले कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, हमको अपना अधिकार है, हम अपने हिसाब से जिएंगे। आज भी उसी थॉट प्रोसेस को आगे प्रमोट किया जा रहा है, और उसका वो सोच, मेरा मानना है, वो कैलिब्रेटेड ढंग से किया जा रहा है। ये नहीं कि ऑफ द कफ कोई रिमार्क। मैं सीधा कह रहा हूं सर, मैं कोई उसमें कोई लाग लपेट नहीं। अमृतपाल कहता है मुझे खालिस्तान चाहिए, खुल के उसने ये बात कही। उसके पीछे पहले, उसके जब आज़ाद था, वो उसके पीछे लोग चल रहे थे, उसके पीछे टोले के टोले चलते थे। वो तो पुलिस स्टेशन में घुस गया था, याद होगा आपको, पुलिस स्टेशन में घुस गया था वो तो लोग लेकर के। जो आदमी कह रहा है मुझे खालिस्तान चाहिए, वो आदमी 1,90,000 वोट से जीत रहा है, 2 लाख वोट से जीत रहा है।
मतलब उसको जो जितने लोग वोट कर रहे हैं वो उनको प्रॉब्लम नहीं है खालिस्तान से, यही तो मतलब है, उन्हें खालिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या पंजाब के अंदर खालिस्तानी सेंटिमेंट, सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट अब दोबारा बढ़ चला है? देखिए, मुझे लगता है कि वो गया नहीं था, अच्छा, डॉर्मेंट हो गया था। जिस तरह का ऑपरेशन चलाया गया, जिस तरह से आम सिखों ने और हिंदुओं ने ये महसूस किया कि ये रास्ता जो है ये हमारी बर्बादी का रास्ता है, खालिस्तान का रास्ता, इससे हमको अलग हटना चाहिए। अगर आपको लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप कहीं भी आतंकवाद नहीं रोक सकते। जो बात जीबीएस सिद्धू साहब की किताब की बात की इन्होंने, आरपी सिंह ने, उन्होंने बड़ा साफ साफ लिखा है कि 1978 से कार्यक्रम शुरू हो गया था। 1900 भिंडरांवाले को बड़ा होने दिया गया, ठीक है। जो हथियार जमा हो रहे थे स्वर्ण मंदिर में उसको रोका जा सकता था, नहीं रोका गया। भिंडरांवाले की पहले गिरफ्तारी हो सकती थी। ये स्ट्रेटजी ये थी कि उसका कद बड़ा करो, उसके बाद उसके खिलाफ ऑपरेशन करो तो वाहवाही होगी। उसी को बड़ा किया, फिर उसी को मारने के लिए हरमंदर साहब पर टैंक चढ़ाए, बिल्कुल, और उसी में मारे गए, उसी में मारे गए। देखो, मेरी बात सुनो, इन्होंने जो कहा बिल्कुल इन्होंने सही बात कही। एक मौका दिया गया, चुनाव आने वाला था, सिख कौम को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया गया कि सिख कौम सारे ही आतंकवादी, आरपी सिंह भी, बिट्टा भी, लड़ने वाले। हम जब दिल्ली में आते थे, गनमैन 2 होते थे, तो तुगलक लेन के ऊपर पुलिस स्टेशन में बिठा दिया जाए, वेरिफिकेशन करते थे कि आपके साथ ये आतंकवादी तो नहीं, ये हमारी पहचान थी। मौका दिया गया, मारो, अंदर हथियार जाओ, हथियार अंदर चले गए। अब सही टाइम है ऑपरेशन का, इलेक्शन आने वाला है, ब्लू स्टार ऑपरेशन किया, सिख कौम बदनाम हुई और सब सीटें जीत गए। इनको तो थाने में बिठाया जाता था, और वो एक मिनी बस में हथियार लेकर दिल्ली घूमता था, और भिंडरांवाला दिल्ली घूमा। ये तो सबने दृश्य देखा हुआ है। और मिसेस गांधी की छत्र छाया में घूमा। तो क्या कि ये पूरा का पूरा एक, सिर्फ मैं आज आपको बड़ी कड़वी बात अच्छा, ये कड़वी बात सुन लो, ये कड़वी की बात तो हम कर रहे हैं, नहीं कड़वी बात सुन लो, मैं उसी से लेट कर रहा हूं आपको अमृतपाल। आज पूछ रहा हूं, मैं आज उसी पे आ रहा हूं। वो कड़वी बात क्या थी? कड़वी बात ये थी कि सिखों को डेमन, जो उसने कहा, मतलब उनको ये प्रेजेंट करते हो कि देश विरोधी हैं। वो सिख जो कि देश के लिए जान देते थे, आज भी जान देते हैं, उनको देशद्रोही प्रेजेंट कर दो, और बाकी हिंदू का वोट, मेजॉरिटी का वोट लेने के लिए मिनॉरिटी को वो मिला कर लो। वो मिला भी, 400 कुछ सीटें आई भी, वो आई भी, वो ये नहीं कि नहीं आई, परंतु इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया कि वो समझ ही नहीं पाए लोग। और तभी तो कहा, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तभी तो कहते हैं, आज तक कहते हैं, हुआ तो हुआ। वो क्योंकि हुआ नहीं हुआ, वो कराया तो कराया, हमने कराया। और चलिए ठीक है, मैंने पहले भी कहा, मैं अमृतपाल पे आ रहा हूं। आपने कहा, नहीं पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। आपने कहा मैं इंदिरा गांधी को शहीद नहीं मानता, आपने कहा, बिल्कुल। आपने कहा भिंडरांवाले को भी इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने खड़ा किया, पर लेकिन जब नौबत उनको लगी कि तो पंजाब हाथ से निकल जाएगा, तो देश के लिए ही फिर उन्होंने फिर जो करना पड़ा वो किया ना। मैं उसका उत्तर देता हूं। अगर देश के लिए करना था तो 1979 के अंदर भी तो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। तो तब कैसे हो गया था? तब तो दरबार साहब में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, हरमंदिर साहब में जाकर अकाल तख्त पे तोप जलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। क्यों चलाई तोप आपने अकाल तख्त पे? जानबूझ के चलाई, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, आपको प्रेजेंट करना था कि मैं, वो 1971 के शक्तिशाली रहने के लिए 1971 का दिमाग में याद था कि मैं दुर्गा बन गई थी, और दुर्गा वाला दिमाग में था कि मुझे वापस से वो देवी वाला प्रेजेंटेशन करना है अपना, और इसलिए वो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, मतलब आप सोचिए, एक मिनट, ऑपरेशन ब्लू स्टार, किसी कोई मजाक करेगा कि कोई काशी पे या अयोध्या पे जाकर कोई तोप जला देगा? बिल्कुल नहीं। तो कैसे कोई सिख या कोई कैसा, इवन सिख छोड़िए, कैसे कोई देश प्रेमी मान लेगा कि हरमंदिर नहीं, हरि का मंदिर पे जाकर कोई तोप का गोला चला देगा? नहीं, उस टाइम पर जो कुछ वहां हो रहा था, आपने खुद कहा कि वो सारे आतंकवादी अंदर भिंडरांवाले समेत सब अंदर बैठ गए थे। क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार बगैर वो किए जो कि किया गया, हरमंदिर साहब को डैमेज किए बगैर हो सकता था? 1989 ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जब बिना एक गोली चलाया हुआ पूरा का पूरा हरमंदिर साहब में जो था, जब बिट्टा पकड़ा गया, बिट्टा नहीं सॉरी, उसका नाम था कुछ और, वो पकड़ा गया था, तो वो इसी रंग से पकड़ गया कि बिजली पानी सब कुछ काट दिया गया था। वो बाहर आना पड़ा उसको, और बाहर आते सर उसने पॉइजन खा लिया था। देखो गौरव जी, ऐसा है, जो इन्होंने बोला बढ़ाते रहो करेगा, लोगों ने किताबें लिख दी। मैं तो एक आंखों की किताब हूँ, बम्बों से बचा हुआ हूँ,
बचपन जब हम स्कूल से आते थे, माँ के हाथों का खाना खाया, पगड़ी भी नहीं बांधते थे, जूड़ा करते थे, तो हम मंजी साहब खेलने जाते थे, पेड़ लगे होते थे, हमारा जीवन सुबह शाम हर चीज़ अपनी, संत फतेह सिंह देखे, संत चन्नन सिंह देखे, राड़े वाला साहब देखे, हर संत को हमने अपनी आंखों में देखा। ऊपर कुंड बनाए गए थे जब उन्होंने मरण व्रत रखना था। देखो जो आरपी सिंह जी ने बोला, जो उन्होंने बोला, ये बिल्कुल ठीक है। हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं अमृतपाल की तरफ, खालसा की तरफ बढ़ रहे हैं उसी तरफ। नहीं, हम बढ़ते तो जा रहे हैं। हम जो निचोड़ है, जो इन्होंने बोला, उसका व्हाइट पेपर जारी क्यों नहीं होता कि ये हुआ क्यों? ये गंदी राजनीति के कारण हुआ, हमारा धर्म बदनाम हुआ। अगर हरमंदर साहब के अंदर ये ना जाते, ना उस वक्त कार्रवाई अगर कर लेते, तो क्या आज इंदिरा गांधी का कत्ल होता? क्या 84 के दंगे होते? 84 के दंगों वालों का क्या कसूर था? किसी मूवमेंट में शामिल थे? इनको नहीं पता था जब इंदिरा गांधी को मारा तो 84 के दंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी वहां गए, पंजाब के अंदर कुछ हो जाता तो फिर ये तो सोचना चाहिए था, ये खालसा जो बना है नया, इसके पिता को पता नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूं पूरे देश में। 84 के दंगे को सिखों का क्या कसूर था? क्या उनको क्या इंसाफ इतने साल हो फिर ऐसे पूछ लेता हूं इस सवाल को, आज अमृतपाल इसलिए पैदा हुआ है कि आज से 40 साल पहले क्या हुआ था पंजाब में? नहीं, इसलिए पैदा हुआ है, आप देखिए दो नेशनल पार्टीज का हाल और अकाली दल का, इन तीनों की राजनीति आप देखें तो ये आज की स्थिति समझ में आएगी। कांग्रेस पार्टी, उसने ये आंदोलन खड़ा किया खालिस्तान का, अच्छा हाँ, वो तो बात भिंडरावाले को खड़ा किया, खालिस्तान का आंदोलन खड़ा किया। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कभी नहीं रही। ये आपने अभी किसान आंदोलन में देखा कि जो खालिस्तानी तत्व थे उनके डिफेंस में किस तरह से कांग्रेस पार्टी आई। बीजेपी की समस्या क्या है वो तय नहीं कर अभी फिर आप लोग कह देंगे आपको, आप किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं। नहीं, मैंने कहा उसमें जो खालिस्तानी तत्व थे, मैं किसानों को खालिस्तानी नहीं कह रहा। मैंने कहा इस पर भी ट्रोल हो जाओगे आप। वो खैर उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि बीजेपी को तय ये करना है कि वो खालिस्तान के खिलाफ है कि समर्थन में है। बीजेपी को? जी हाँ। कुछ शक है इसमें आपको? बिल्कुल शक है। अगर आप जो लोग भिंडरावाले को संत मानते हैं उनको आप संवैधानिक पदों पर बिठाते हैं, टिकट देते हैं, कौन? तो कौन? लालपुरा। तो आप उसके जरिए संदेश क्या दे रहे हैं? आपका स्टैंड बिल्कुल फर्म होना चाहिए कि हमारा पंजाब में राजनीतिक नुकसान हो, एक भी सीट ना आए, लेकिन ये हमारा स्टैंड है, हम इससे नहीं हटेंगे। वो दिखाई नहीं देता। मेरे आज तक तो हमने यही सुना था कि बीजेपी जूनियर पार्टनर अकाली दल की इसलिए बनी रही कि एक अकाली दल जो है वो मतलब कौमी पार्टी है और उसके साथ एक नेशनलिस्ट पार्टी होनी चाहिए। आडवाणी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहा था कि ये देश के हित में है, ये अलायंस, ये कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, ये एक नेशनल यूनिटी का अलायंस है। अब अलायंस टूट गया। अब वो अलायंस टूट गया। तो क्या कैसे टूटा? नहीं तो क्या इसकी वजह से ये सेपरेटिस्ट लोग पैदा हो रहे हैं? नहीं, इसकी वजह से नहीं हो रहे हैं। फिर इसकी वजह से अब वही फोर फ्रंट पे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अकाली डाउन हुए इसलिए सेपरेटिस्ट आ रहे हैं। पंथक एजेंडा खत्म हुआ। अकाली जो पंथक एजेंडा को लीड करते थे वो उनका पास पंथक एजेंडा नहीं। आज तो उनकी इसी कारण से उनकी लीडरशिप में भी झगड़ा चल रहा है आपस में। परंतु जो प्रदीप जी ने कहा, कोई व्यक्ति का हृदय परिवर्तन भी होता है और माइंड। उसका एग्जाम्पल देता हूँ। जगजीत सिंह चौहान सबसे पहला खालिस्तानी था जिसने खालिस्तान का एजेंडा चलाया दुनिया के अंदर। वो देश में आया, देश में आकर उसने माफी मांगी, भारत में आकर इलेक्शन लड़ा आकर वो जगजीत सिंह चौहान जो हु इज द फादर ऑफ खालिस्तान। वो उसने कहा कि उसके बयान बता रहा हूं, उसने कहा कि आरएसएस से बड़ी कोई नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये जगजीत सिंह चौहान के बयान है। सर अग्रीड, मैं तो ये कह रहा हूं आज व्हाट इज फ्यूलिंग रेडिकलिज्म इन पंजाब, कट्टरवाद कहां से आ रहा है पंजाब में? दैट इज बिकॉज देयर इज अ वैक्यूम टुडे। आज जो पंथक एजेंडा है, जो पंथ का एजेंडा है, उसमें वैक्यूम है। वो कोई ना कोई कभी सिमरन सिंह मान भरेगा, कभी क्यों है वैक्यूम? वैक्यूम अकाली दल आज भी है। नहीं, अकाली दल ने वो एजेंडा नहीं पूरा किया ना जी। अकाली दल तो आपसी झगड़ों में रह गए। अकाली दल तो सर्टिफिकेट बांटने लगा उन लोगों को जो कि पंथ के खिलाफ थे, उनको सर्टिफिकेट देने लगा कि ये तो सब लोग ठीक है। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं ज्यादा नहीं जानता था कि पंजाब की एसजीपीसी है, बाकी सब है। क्यों हो रहा है ये? एसजीपीसी ने कभी पंथक एजेंडा फॉलो किया पिछले 10 साल 15-20 साल में? आज पंजाब के अंदर 20% क्रिश्चियन कन्वर्जन हो चुका है, 20%।
और एसजीपीसी ने आज तक एसजीपीसी का कोई ग्रंथी बोला इसके आज खिलाफ तक रोकने कभी की कोशिश की? कभी एक वर्ड आरपी सिंह बोलता है? आज भी कहता हूं पंजाब को सबसे बड़ा खतरा है तो क्रिश्चियन कन्वर्जन से है। मैं तो लेके आऊं 1.26% क्रिश्चियंस हैं। नहीं सर, ना, क्रिप्टो क्रिश्चियंस की बात कीजिए। क्रिश्चियन मैं कहना चाहता आरपी आपके सिंह क्रिश्चियन हो जाएंगे, लेकिन नाम इनका आरपी सिंह रहेगा। मैं आपके पंजाब के बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, पंजाब के बहुत बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं, वो क्रिश्चियन है, पगड़ी बांधते क्रिश्चियन है। क्या करेंगे आप? 20, और ये मैं नहीं कह रहा, अंकुर नरूला जो उनका पास्टर है वो कह रहा है कि हमने 20% पंजाब को कन्वर्ट कर दिया है क्रिश्चियंस में। और मेरी बात आज क्या कर जा रहा हूं, 2027 के इलेक्शन अंदर क्रिश्चियंस अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, अलग इलेक्शन लड़ेंगे, और वो बिल्कुल वैसे साबित होंगे जैसे जगमीत सिंह आज ट्रूडो के लिए साबित हो रहा है। वो जो चाहते हैं वो आज। तो फिर मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिला, फिर जिसको खालिस्तान चाहिए पंजाब में आज अगर कोई ऐसा एलिमेंट है, वो पहले इस पर क्यों नहीं काम करता? हाँ, नहीं करते हैं। यही पहले कन्वर्जन पे काम करे। यही तो दिक्कत है कि एसजीपीसी बिल्कुल चुप बैठी है। खालिस्तान क्या क्रिश्चियंस को लेके बनाएंगे? नहीं, वो आज अच्छा चलिए, मैं इसका मतलब है कि आपका जो मुख्य एजेंडा है, जो मुख्य काम है, पंथिक एजेंडा, उसको आपने छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया है? कि आपको छोटे मोटे लाभ चाहिए। समाज के बारे में, समाज के तौर पर सोचना आपने छोड़ दिया है। व्यक्तिगत हित आपके लिए बड़ा हो गया है। ये आप किसके लिए कह रहे हैं? ये जितने लोग पंथिक जो ये कह रहे हैं ना, राजनीति करने वाले अच्छा, हैं, चाहे एक छोटी बात, एसजीपीसी में हो चाहे किसी पार्टी में हो, वो उन सब लोगों के लिए कह रहे हैं, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रहे हैं। अच्छा, 12,000 आज चर्च हैं पंजाब के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा चर्च जलंधर में बन रहा है। कैन यू इमेजिन दिस? और कन्वर्जन, मुझे सर एक ऑर्डर में मुझे पंजाब की सारी प्रॉब्लम्स बताइए, मैं इन शॉर्ट। ठीक, हमने 3-4 चीजें डिस्कस की। हमने रेडिकलिज्म डिस्कस किया, सेपरेटिज्म एक ही बात हो गई वो। हमने उसके बाद कन्वर्जन को डिस्कस किया है। तीसरा मैं कह देता हूं, चलिए ड्रग्स, नशा हो गया। इनमें से आप पंजाब के लिए सबसे बड़े खतरे मानते हैं किसको? एक बात सुनो, पंजाब में हजारों नौजवान कनाडा, अमेरिका, यूके ठीक भीड़ लगी हुई है। 2-2 एकड़ जमीन बेच के माँ बाप, 2-2 एकड़ क्या होता है? लड़की अभी गई वहां पे, हार्ट अटैक से डेथ होगी, उसको वापस लाने के लिए पैसे नहीं है। ये हालत है पंजाब की। और आधे बना दिए हम लोगों ने, नछेड़ी नार्को टेररिज्म के शिकार बना दिए। जो आरपी सिंह जी कह रहे कह तो सच रहे, पंजाब में रहेगा क्या? धर्म का प्रचार नहीं कि धर्म का प्रचार खालिस्तान का। पंजाब के अंदर हरमंदिर साहब के 4 दरवाजे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के 20% सिख भाई, 80% हिंदू भाई, 110 करोड़ हिंदू जाता है। आप लाइन लगा दो वहां पे, डडरिया वाला साहब है पटियाला के अंदर, सुंदर दस्तार, हजारों लोगों को अमृत छकाते। आप छकाओ ना अमृत, हिंदू भी छकेगा, मुसलमान भी छकेगा, ईसाई भी छकेगा, सिख तो छकता ही है, वो छकेगा। वो को हिम्मत तो करो, को हिम्मत। हम तो ये अमृतपाल, खालसा है, और कल तो तेरे वाल कटे थे अमृतपाल, हाँ। दुबई से तू आया हाँ, था, हाँ, छतर मुर्गा तू वहां से आया, आके भिंडरा वाले का चोला पहन करके पीछे सुरक्षा ब्रांड जो भी होती है इनकी, जो देते बॉडीगार्ड, उनसे लेके बंदूकें, दाढ़ी कटी हुई, तू यार तू भिंडरा वाला बन गया है? तू लोगों को डराने लग गया। बंदूक का क्या मतलब? बंदूक का मतलब था मुगलों के साथ जंग थी, उस वक्त बंदूक का मतलब था। बंदूक का आज क्या डराना चाहते हो? मैं दोबारा भिंडरा वाला आ गया, लोग माने संत, हम तो नहीं मानते संत। बेटा साहब, आप तो सच ही सच बोल रहे हो, एक बात को आप जवाब दीजिए। हाँ। अमृतपाल की बात तो हमने कर ली, हाँ। भिंडरा वाला की फोटो लगाए, जीप ट्रक, भिंडरा वाला की टी-शर्ट पहने हुए पंजाब में दिखते नहीं लोग? और देखो जी, मेरी बात सुनो जी, ये सब कुछ हमारा दिया हुआ है। 12 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सबको चिट्ठी लिखी, ओए और ध्यान दो, नहीं तो घर घर में ये होगा, नहीं ध्यान दिया। और आने वाले 30 साल के बाद हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, याद रखना, हमारे जो गुरु महाराज के पवित्र स्थान है ना, यहाँ लोग खम जाएंगे। इनके जगह जगह के गुरुद्वारा साहब बनेंगे, हर जगह पे देखा यार, हमने अपनी आंखों से खून बहते हुए देखा है। दरबार साहब का है ना सरोवर, उसकी मिट्टी, उसको मिट्टी नहीं कहते, सोने हीरे जवाहरात, जहां सुबह से शाम तक कीर्तन होता है, उसमें पिंजर निकलते हुए 100 बॉडियों के अपनी आंखों के सामने बेटा ने देखे यार। उस लोगों को आप कह रहे हो संत यार? मार दो जिसने गोली मारनी, मार दो जिसने बम चलाना है। 14 बार हमले किए यार, गलत करने पे डरेंगे हम? संत कहेंगे, उनका गुरुद्वारा साहब में उनका गुरुद्वारे बनाएंगे। वो गुरुद्वारा साहब पवित्र गुरु रामदास जी का गुरुद्वारा साहब, वहां कोई स्थान और नहीं बन सकता। सबसे बड़ा गुरु ग्रंथ साहब, वहां गुरुद्वारा साहब बना दे। बोलने में डर लगता है। मैं कई बार कहता हूं कईयों को, मैं कहता सुन, अगर मैं गुरु महाराज का सच्चा सिख होता और मैं भिंडरावाड़े की तरह होता अंदर,
और बाहर आती फौज, कहते बेटा बाहर आ जाने तो मारेंगे, गोलियां तेरे तो उड़ा देंगे। थे हम क्या पता क्या कहते, मेरे गुरु रामदास जी महाराज थे, तपो जपों से गुरुद्वारा साहब को कंकर ना लगे, तेरे बाहर आ रहा हूं फौज वाला मारो, शरीर पे बम चला दो, शरीर की नस भी ना बचे, पर मेरे गुरु रामदास जी ऊपर हरमंदर साहब के ऊपर कंकर भी ना लगे। हम तो बुजदिल कार निकले, हमने हरमंदर साहब को ढह ढेरी करा दिया, हम खुद भी चले गए। इनोसेंट लोग जो श्रद्धालु गए थे आप जैसे मत्था टेकने, कहते हम योधे हैं, काहे के योधे, इनमें बोलने का किसी में दम नहीं। आओ मेरे से किसी ने बहस करनी है, कोई आ जाए 1 to 1 में बहस करने के लिए। मैं गलत कहता हूं कोई? सर ठीक, मेरे पास समय कम है। एक गलत बात है बिल्कुल। आना चाह रहा हूं, यहाँ मोदी साहब की तस्वीर लगी हुई है। 2022 में मोदी सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया, गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज के साहिबजादों की शहादत में। ये सारे कार्यक्रम सब विदेश में भी होते हैं, सब जगह पर। अफगानिस्तान से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां लाई गई, स्वरूप लाए गए। वहां से सिखों को भी भारत लाया गया, जो कि तालिबान के आने के बाद वहां पर परेशान हो रहे थे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 400वां प्रकाश पर्व, गुरु नानक देव जी महाराज का 550वां प्रकाश पर्व, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। खुद लाल किले के फंक्शन में गए, और आप मुझे अनगिनत ऐसे मौके बता सकते हैं जहां ये इसमें दो बातें आप जोड़ लो, कार्यक्रमों दो बातें मेरा सवाल सुन लें सर। जी। इसके बावजूद आपकी पार्टी की हालत मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 2 एमएलए 1 भी एमपी नहीं, ठीक है। इनको क्यों एक्सेप्ट नहीं, आपकी पार्टी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा पंजाब? मैं पहले इसमें दो बातें, एक सवाल मैं जो, जिस कांग्रेस ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया, करेक्ट, 84 का दंगा कराया, उसको सबसे ज्यादा वोट सिखों के क्यों? मैं नीचे कह रहा हूं अपनी इस टीम से, मुझे 5-7 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा आज प्रोग्राम में मिल सकता है तो दे दीजिए, हमें फिर ये मेहमान नहीं मिलेंगे। बोलिए। अच्छा, आप इतना ही क्यों कह रही थी? 30,000 सिख पंजाब में आतंकवाद के नाम पे मरवाए भी, सारे आतंकवादी थोड़ा थे। सवाल है वो कांग्रेस कैसे सरकार बना लेती है सर? कैसे बना लेती है? मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूं। उसको सपोर्ट और उसमें जो 2 बातें आपने जोड़ी प्रधानमंत्री वाली, करतारपुर का कॉरिडोर, जो हर सिख मांगता है, सुबह शाम अरदास करता है कि हमें खुले दर्शन दीदार हो, एक बात। और यही नहीं, साहब श्री गुरु नानक देव जी की गुरबानी का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान की और दुनिया की भाषा में करा रहे हैं, ऐसा काम कभी किसी ने सोचा नहीं। सिर्फ इशू जो है, अब आपके प्रश्न का उत्तर है, समय लगता है, एक वैक्यूम की बात है। आज अब तक हम समझौता कर चल रहे थे अकालियों के साथ। सुनिए, ये शब्द आपने पहले भी इस्तेमाल किया, वैक्यूम, किस वजह से आया वैक्यूम? मैं बता रहा हूँ, अकालियों के साथ समझौता करके चल रहे थे। इस बार भी अगर आपने कहा ना हम एक सीट नहीं जीत पाए, हम फिरोजपुर की सीट कुल मिलाकर 10,000 वोट से हारे, अगर 5,000 वोट इधर से उधर हो जाते हम जीत जाते। हम लुधियाना की सीट कुल मिलाकर 20,000 वोट से हारे, हम 10,000 वोट इधर से उधर करते जीत जाते। पटियाला 16,000 से हारे, 8,000 इधर से उधर होते हम जीत जाते। इशू ये है कि पहली बार हम अकेले लड़े, अपने दम पे लड़े। और मेरी बात नोट करना, 2027 के अंदर हम वहां पर लोगों को स्तब्ध कर देंगे, क्योंकि वैक्यूम है, उस वैक्यूम को हम भरेंगे। वैक्यूम कैसे आया? किसका वैक्यूम? वैक्यूम इसलिए आया क्योंकि हमारा अलायंस अकालियों के साथ है। अकालियों ने अपना जो एजेंडा था वो छोड़ा, वो सिर्फ परिवारवाद के चलते हुए अपना एजेंडा, जो पंथक एजेंडा था, जिसके कारण से अकाली दल की पहचान थी, जिसके कारण से अकाली दल का नाम था, वो सबका सब धुल गया। अगर वह पंथक एजेंडा पर चलते रहते तो चीजें ठीक रहती जी, वो वैक्यूम नहीं बनता। फिर अमृतपाल सिंह या और कोई व्यक्ति आकर वहां पर खड़ा होकर, सिमरनजीत सिंह मान जो कि लोगों से 30,000 रुपये या 25,000 रुपये लेकर यहाँ से कबूतरबाजी कराता था, वह सब नहीं होता। तो आप सारी ये तो आप वहां की सारी सामाजिक प्रॉब्लम्स के लिए चाहते हैं कि अकाली वहां पर मौजूद हो, अकाली स्ट्रांग हो, तभी होगा? नहीं, अकाली या तो स्ट्रांग होते। अब क्या होगा, अब ग्रेजुअली क्या होगा, वह वैक्यूम, वो जो पंथक एजेंडा है कोई ना कोई तो भरेगा, कोई तो पंथ की बात उठाएगा। अगर आज बिट्टा और आरपी सिंह खड़े हो जाए वहां पर ईमानदार उतार और ये कहना शुरू करें कि हम क्रिश्चियन कन्वर्जन रोकेंगे, लोग मानेंगे इस बात को। कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जो पंथक एजेंडा, पंथ मतलब जिसको लेकर पंथ को खतरा है, उसको लेकर जो बोलेगा, जो काम करेगा, इन सिंपल भाषा में रिलीजियस एजेंडा लेकर के चले। आप उसको रिलीजियस मत मारो, थोड़ा रिलीजन और पंथ में फर्क है जी, और कौम और धर्म में भी फर्क है जी। ये थोड़ा चले, ठीक है, थोड़े न्यूआंस वाले शब्द है, परंतु एक बात बड़ी क्लियर है कि आज अगर वैक्यूम है, उस वैक्यूम को भरने के लिए आप अपनी पार्टी में ऐसे लोग लाइए ना। आपकी पार्टी में तो कैप्टन साहब आ रहे हैं, वो कैप्टन साहब के परिवारवाद से आपको प्रॉब्लम नहीं है, बादल के परिवारवाद से आपको प्रॉब्लम है। कांग्रेस नई भाजपा बन गई, रवनीत बिट्टू को ला रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये एक ट्रांजिशन का फेज है। हमारे को भी लोग चाहिए और लोग आ भी रहे हैं, और उसमें इसी में से लीडरशिप इमर्ज होगी। और मैं, आपने जो बात की ना कि कांग्रेस को एक्सेप्ट कर लिया, वो एक्सेप्टेंस हमारी भी बन रही है। आज गांव में, आज कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे हमारे लोग नहीं है। आज हर गांव पे हमारा टेबल लगा, अकालियों का टेबल नहीं लगा। नहीं सर, आप बीजेपी गांव की पार्टी है, आप कह सकते हैं? आज है,
अभी ये जो अभी इलेक्शन हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुन लीजिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार अगर हम फिरोजपुर जैसी सीट, हम कुल मिलाकर 5000 वोट इधर से उधर होते हम जीत गए थे जी। गांव पे टेबल लगा हमारा, अकालियों का नहीं लगा। खदूर साहब में हमारा टेबल लगे हैं, हमारे टेबल मतलब पोलिंग स्टेशन के टेबल। तो बदल गया समय, और मैं आज वापस कह रहा हूं ये एक ट्रांजिशन का फेज था पार्टी के लिए भी। जब हमारा सिखों में काम बढ़ेगा, हम पॉलिटिकल वैक्यूम भी भरेंगे, पंथिक वैक्यूम जो भरेगा, परंतु हम पॉलिटिकल वैक्यूम भरेंगे। आप पंजाब में हिंदू पार्टी हैं क्या? नहीं है, अब नहीं है ना, यही तो फर्क है। आज हमारे अगर मुझे ठीक ढंग से याद है 543 नहीं मिलता, सिखों का तो नहीं मिलता, हिंदुओं का भी नहीं मिलता। 543 अगर हमारे ब्लॉक्स हैं, उसमें से 268 प्रेसिडेंट सिख हैं आज पार्टी। अच्छा, हम एक चीज मिस कर रहे हैं। एक तो इस सवाल का पूरा जवाब नहीं आया कि क्यों एक्सेप्टेंस नहीं है। अभी आप दे दीजिए मेरे जवाब, क्योंकि यहाँ तो आरपी सिंह साहब के सामने पार्टी की आइडियोलॉजी सामने आ जाएगी। क्यों बीजेपी जैसी पार्टी जो है नेशनलिस्ट सोच वाली पार्टी नहीं बढ़ रही पंजाब में? नहीं, ये समस्या आज की नहीं है, ये दयानंद सरस्वती जी के समय की समस्या है। असली बात, आरएसएस से नाराजगी उस समय से है सिखों की। क्या मामला था? वो जो हिंदू राष्ट्र जिसकी बात ये लोग उनके मन ये के नहीं अंदर करेंगे। नहीं, उन्होंने ये कह दिया था कि हम अपनी माँ बोली हिंदी लिखवाएंगे, जिसको गुरगांवकर जी ने, जो संघ के सब संचालक थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारी माँ बोली हम पंजाबी है, ये उन्होंने कहा था 1960 के अंदर। नहीं, लेकिन पंजाब को हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों से प्रॉब्लम है, दिक्कत है ना। हिंदू राष्ट्र से नहीं, हमारी पहचान नहीं मिटनी चाहिए। जो भी एजेंडा ऐसा हो जिससे लगे कि हमारी जो अलग पहचान है, आइडेंटिटी है, वो इनका काम है पंगा लेना। सिख कौम की जब गुरुद्वारा साहब हरमंदर साहब के अंदर 4 दरवाजे में 80% हिंदू भाई आते हैं दर्शन करने के लिए, सिर झुकाते हैं, मेरे लोगों की लाइन लगी हुई है। हमारे देखो, मेरी बात आरपी सिंह जी, देखो आपके विचार अपने हो सकते हैं, मैं आपको कहूं पंगा कोई ना कोई लेना। किसान आंदोलन, अरे किसान आंदोलन यार, दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने विज्ञान भवन खोल दिया, जहां आपको हमको जाने के लिए 20 बार चेकिंग करना पड़ता है, इनको चेक करना पड़ता है ना। आपके लिए सब कुछ खोल दिया यार। छोटे साहबजादों का, मेरी छोटे साहबजादों का नाम क्या किसी ने वीर बाल दिवस रखा? क्यों नहीं? फिर मेरे यार उन्होंने उनकी बात भी समझो ना, उन्होंने नहीं समझना, पंगा लेना ही लेना है। क्यों? बस आदत है। बगेश्वर धाम के बाबा ने कह दिया हिंदू राष्ट्र, निशाना कहाँ, हम बीच में घुस जाते हैं, हमको कहा। और यार सिख धर्म, मेरी बात सुनिए, हम 3% या 2% हैं, पूरी दुनिया सिर झुकाती है। 195 देशों में, 128 कंट्री में गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, जहां हर धर्म हर मजहब सिर झुकाता है। और हम रोज यार पंगा लेते हैं। क्या करना पड़ेगा फिर इनको? ओ यार पंगा करना क्या पड़ेगा? सिख धर्म के जो अच्छे प्रवचनकारी हैं, उनको खुल करके सामने आके मौत के कफन बांध करके गुरु महाराज के सच्चे पातशाह के इतिहास को बताना पड़ेगा। यार काटना मारना हमारा कर्म नहीं था, हमारा कर्म था मानवता की रक्षा। अभी आपने कुछ दिनों पहले की एक खबर देखी? हाँ, एक लड़की हरमंदिर साहब में जाकर के वो योगा करने लगी। वो नहीं कर सकती वहाँ, देखो उसको फिर नहीं, देखो दो बातें हैं। देखो वो हरमंदिर साहब योगा का स्थान नहीं है, वहाँ के कोई असूल है। हाँ, कई लोगों को पता नहीं है, वो लड़की को बेचारी को पता नहीं था। कई लोग ऐसे भी है जिनको ये भी नहीं पता सिर पे कपड़ा रखना है, कईयों को समझाया जा। अच्छा ठीक है, मैं दूसरी बात कहता हूँ। क्या जैसा आपने भी कहा कि ये सेंटिमेंट ये है कि हमारी आइडेंटिटी डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए, तो उसमें अगर कोई ये कह देता है कि भाई गुरु महाराज तो जो थे पहले वो तो राम का नाम लेते थे, हरि का नाम लेते थे, भी आपने कहा हरिमंदिर साहब, उस चर्चा ना पड़े, वो ना आरपी सिंह जी को ना हमें। आप समझे नहीं, एजेंडा जो आज जो हमारी आइडेंटिटी, सॉरी हमारी आइडेंटिटी को खतरा है, वो मैं सॉरी रिपीट कर रहा हूँ, वो क्रिश्चियनिटी से है। आज पंजाब को सबसे बड़ा, मेरी बात नोट कर लेना, अगले 20 साल में पंजाब में अंदर एक अलग कमेटी बन जाएगी। आइडेंटिटी को थ्रेट किससे है? हिंदुओं से है या क्रिश्चियन से है? क्रिश्चियन से बड़ा थ्रेट है, हिंदू से थ्रेट ही नहीं है। हिंदू तो ये कह रहे हैं कि आज भी 80% ये है कि ये बात सिख अभी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन क्या वो हिंदू से मान रहे हैं हमारी आइडेंटिटी को खतरा है? कुछ बनाया जाता है जो इसका प्रचार करते हैं। नहीं, प्रचार करते हो गुरुद्वारा, मैं माफी चाहता हूं, मैं एक बातों में वो आ जाते हैं, मैं माफी चाहता हूं, इसलिए वो भी मानते हैं। गुरुद्वारा कमेटी का प्रचार ये एक है कि हमको हिंदू से खतरा है। अरे
जो ये प्रचार है कि हमें हिंदू से खतरा हाँ, है। बिल्कुल। अरे आप खतरा सोचिए, हमको हिंदू जैसे मत कहो। जबकि हिंदू आप सोचिए, हमें हिंदू मत कहो, ये मेन नहीं, बात। नहीं, चलो आप हिंदू मत नहीं कहो, कहता, कौन नहीं कहता? हिंदू सिख नहीं, 9 नहीं, मास का वो ये- रिश्ता है, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता है। नहीं, नहीं, वो- पहले माँ कहती थी मेरे 2 बच्चे होंगे हिंदू समाज में, एक बेटा मेरा सिख होगा। माँ कहती थी जब ट्रेन बस के अंदर जब कोई नहीं होता था, सरदार साहब बैठा है, अब मुझे फिक्र नहीं, ये सिख कौम की पहचान नहीं। आज के इन्होंने क्या कर्म कर दिए? कर्म किए थे जगजीत सिंह अरोड़ा ने, कर्म किए थे गुरु महाराज ने, इन्होंने क्या कर्म किए? खुल के बोले। इनके खिलाफ जो लोग हमारी सिख कौम को पगड़ी को बदनाम करते हैं, यार कमाल है। मैं एक आप सोचिए, जब जत्थेदार अकाल तख्त ये कहते कि कौन सा सिख खालिस्तानी मांगता, और एक चू नहीं करता सिवाय आरपी सिंह के। आरपी सिंह को बोलना पड़ता कौन सा सिख खालिस्तान मांग रहा है। जैसे अकाल तख्त ने कहा, गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान वहां बैठा है जिसको सुखबीर सिंह बादल नॉमिनेट करता है, वो कहता है कौन सा सिख खालिस्तानी मांगता है। मुझे कहना पड़ता है कि कौन सा सिख खालिस्तान मांगता है, हमें कहना पड़ता है कौन सा सिख खालिस्तान अच्छा, मांगता है। अब आखिर में 2 मिनट है, और ये थोड़ी- आधा हाँ, सेकंड बस। परंतु जो मूल बात है, तभी तो आरपी ये जो सिंह भी दूसरे आके बैठ गए इधर। डुगडुगी बजाते हैं ना, डुगडुगी, हाँ। हिंदू से खतरा, हिंदू से खतरा, हाँ। वो मूल बात नहीं बता रहे कि खतरा क्रिश्चियनिटी से है। मैं आज माफी मुझे फोकस करना पड़ रहा है। अगले 10 साल के अंदर पंजाब का डेमोग्राफी बदल जाएगी। पंजाब के अंदर उलझ आप गए देख हम। लेना कि आप वहां पे गुरुद्वारे कम होंगे और चर्च ज्यादा बस होंगे। मैं अब आखिर में बात कर रहा हूं। ये देखिए, पंजाब की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको हम लोग अंत में ला रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी क्या रिप्रेजेंट करती है? पंजाब के किस तबके को रिप्रेजेंट करती है? ये पंजाब के उस शहरी तबके को जो खालिस्तान से जिसको कोई समस्या नहीं है। ओके। ये कहना शायद ठीक नहीं होगा कि वो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, लेकिन खालिस्तान से कोई समस्या नहीं है। वो उस तरह का तत्व है जो कनाडा जाकर ये तो खतरनाक खतरा है, तो ऐसे तो बहुत बड़ा खतरा है। आप सोचिए, अगर असेंबली का स्पीकर कुलतार सिंह वहां पर जाकर खालिस्तान के साथ गले मिलता है, उनके साथ मिलकर फोटो खिंचाता है, उसको अपने फेसबुक पे डालता है। राघव चड्ढा की एकमात्र फोटोग्राफ आई लंदन से, वह थी प्रीत कौर गिल के साथ जो कि खालिस्तान की समर्थक है, और कोई फोटोग्राफ नहीं डाली। दिखता है कि कहीं ना कहीं पे बैक हो रहा है। और वो एक सॉफ्ट जो जिनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है प्रो खालिस्तान के लिए, वो इनके वो आम आदमी पार्टी के साथ। ये इल्जाम तो खैर बहुत पहले से लगते रहे वो उनके आम ऊपर। आदमी पार्टी के पैरोकार हैं। ठीक। और आप भूल गए क्या, वो जो चार्टर प्लेन आ रहे थे भर भर कर। सर, लास्ट कमेंट बिट्टा साहब, मुझे पंजाब के लिए दवा बताइए, अगर आज कोई दिक्कत है पंजाब को तो। पंजाब में जब आतंकवाद समाप्त हुआ था, क्या अकेला बिट्टा खड़ा हुआ था? लाखों सिख खड़े हुए थे, उसमें आरएसएस भी थी, उसमें बीजेपी भी थी, उसमें कांग्रेस भी थी, सरदार बेअंत सिंह थे, केपीएस गिल भी था, फोर्स के लोग थे। उन्होंने कहा ये मानवता का कतलेआम है, ये खून हो रहा है रोज, हम नहीं पंजाब को तोड़ने देंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने टेबल पे बैठ के डिस्कस किया, हमें कुर्सी सत्ता नहीं चाहिए, हमें वोट नहीं चाहिए, हमें पंजाब में खालिस्तान नहीं बनने देना, हमने पाकिस्तान में नहीं मिलने देना। 1 साल में पंजाब ठीक किया। अगर ये कहें कि कांग्रेस ने किया, बिल्कुल नहीं, हम सब ने मिलकर ठीक किया। पर आज उस स्थिति पे हम नहीं खड़े हैं। हम उस रास्ते पे सब लोग चल चुके हैं। नए नए लीडर बड़ी बड़ी पार्टियों में घुस गए। ABC नहीं आती पंजाब की, इनको पता है, इनको पता है, मुझे पता है, बचपन देखा, आती नहीं। पगड़ी बांध ली, बस रुमाल निकाल लिया, हम लीडर। वाह यार, पंजाब एक सीरियस स्टेट है। यहां पॉलिटिक्स मत करो, यहां अमन शांति की बात करो, यहां राष्ट्र की बात करो। सिख धर्म, मैं कह रहा हूं ना, सिख धर्म के आगे जब जिस 3 करोड़ की आबादी 3% या 2% के आगे पूरी दुनिया सिर झुकाती है, हम रोज ऐसी बातें क्यों करते कि लोग हमसे दूर जाएं? आज गुरुद्वारा साहब के अंदर किसी को मार दिया जाता है पब्लिसिटी लेने की खातर, फगवाड़ा के अंदर कि हिंदू मेरे भाई को बुलाया जाता और काट दिया जाता। जी, हर गुरुद्वारा साहब का अपमान करने आया था। कोई हिंदू इस दुनिया के अंदर, मैं कसम खा के अपने माँ बाप की, अपने गुरुओं की कहता हूं, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान कर ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी से कहता हूं। पर हम रोज मौका ढूंढते हैं, और सोशल मीडिया पंजाब का, अब कंगना रावत की बात करें, खुल के करते, 2 मिनट करते बात, क्या जरूरत थी उसको थप्पड़ मारने की? वर्दी है, वर्दी का मतलब क्या? ये वर्दी भारत माता की है, ना ये हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है। जब फौज का व्यक्ति वर्दी पहनता, ना हिंदू मुसलमान होता, ठाड़ अगर उसके हाथ में गन होती तो उसको मार देती। अब हिमाचल के लोगों की शामत आ गई,
और बोले बाले लोग यार, उनका क्या बिगाड़ा, उनकी शामत आ गई। लड़ाई शुरू किसने की? पंजाब का सोशल मीडिया। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पंजाब के सोशल मीडिया के ऊपर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट निगाह रखेगी? जो बैंक डकैतों की, जो टेररिस्टों की रोज इंटरव्यू लेके उनको जोड़े बताते, क्या उनके ऊपर पाबंदी लगाएगी? बिल्कुल ठीक। ये बड़ा जरूरी सवाल। सर बहुत सर मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई बार प्रोग्राम करके लगता है कि अच्छा यार, ये मतलब यही होना ही चाहिए, यही बातें होनी चाहिए, यही बातें जानी चाहिए समाज के अंदर लोगों के बीच में।